अनुसंधान की इस कक्षा में हम आज जानेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार से रिसर्च की जा सकती है और वह कितने प्रकार का होता है। शोध शोध के विषय में हमें आज जानना है कि शोध कितने प्रकार से हो सकता है, कितनी दृष्टियां हो सकती हैं और किस किस आधार पर, किस प्रकार के शोध का क्या आधार होता है। इस विषय में हमें आज चर्चा हम करेंगे। तो समस्या के समाधान को, निदान की वैज्ञानिक पद्धति को शोध कहते हैं। सत्यात्मक तथ्यों का, तथ्यात्मक सत्यों का जांच, मूल्यन, अवमूल्यन, पुनः मूल्यन, पुनरावलोकन शोध कहलाता है। शोध जो है ये 5 प्रकार का होता है, मुख्य रूप से 5 प्रकार का। जो अ, शोध के अन्वेषक रहे हैं उन्होंने ये 5 प्रकार बताए। सबसे पहला होता है परिणाम के आधार पर, दूसरा तर्क के आधार पर, तीसरा जांच के आधार पर, चौथा उद्देश्यों के आधार पर और पांचवा होता है अवधारणा के आधार पर। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, ये शोध के प्रकार हैं। तो ये जो हमने आज हम बात करते हैं परिणाम के आधार पर जो शोध है उसके बारे में हम परिचर्चा कर रहे हैं। परिणाम के आधार पर कौन से अ, भेद किए गए हैं, क्या इसका आधार है। तो ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, परिणाम के आधार पर जो अनुसंधान होता है, आपको स्वयं से ज्ञात हो रहा होगा कि ऐसा शोध जो परिणामों के माध्यम से किया जाता है, जिसका परिणाम उस कसौटी पर कसा हुआ होता है, जो कि शोध की कसौटी पर कसा हुआ होता है, वह परिणाम के आधार वाला शोध कहलाता है। इसमें मुख्य रूप से हो, 2 प्रकार होते हैं। परिणाम के आधार पर जो शोध होते हैं उसके 2 प्रकार हैं। बेसिक ऑफ रिसर्च अर्थात मौलिक अथवा प्राथमिक शोध। जो मौलिक शोध है और प्राथमिक शोध है, यह मौलिक शोध और प्राथमिक शोध के विषय की हम चर्चा कर रहे हैं। तो मौलिक शोध में क्या रहता है कि इसके अंतर्गत ज्ञान का संग्रह होता है और ज्ञान का संग्रह जो होता है वह संग्रह ज्ञान का संग्रह होता है। इसके अंदर ज्ञान के वर्तमान संग्रह में वृद्धि की जाती है और इसके द्वारा सिद्धांत तथा अवधारणाएं विकसित होती हैं। अकादमिक दृष्टि से यह अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अकादमिक दृष्टि का तात्पर्य ये है कि जो एकेडमिक गतिविधियां चलती हैं उन गतिविधियों के बारे में ये शोध बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको मौलिक शोध कहते हैं। मौलिक शोध से अर्थ ये है कि मौलिक शोध जो होता है ये एक आधारभूत अनुसंधान होता है जिसके निष्कर्षों के द्वारा किसी विशेष वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। और इसके अंतर्गत अगर हम देखें कि जो मौलिक अनुसंधान होता है, इस मौलिक अनुसंधान का जो स्वरूप है, उस स्वरूप की चर्चा करें
तो जिसके तथ्यों का निर्धारण, उसके आधार पर संबंधों का विश्लेषण किया जाता है, परिश्रम पूर्ण ढंग से किसी निष्कर्ष की प्राप्ति की जाती है, इसको मौलिक शोध कहा जाता है। और मौलिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य तथ्यों का निरूपण करना, ज्ञान को उसमें विस्तार कर सिद्धांतों का विस्तार करना, सामान्यीकरण से जो जुड़ा होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि इसके अंतर्गत नियम, उपनियम और उसके विस्तृत सामान्यीकरण पर यह आधारित होता है। मौलिक अनुसंधान को नियंत्रित परिस्थिति में संपादित किया जाता है। आजकल शिक्षा शास्त्री के द्वारा मौलिक अनुसंधान से संबंधित कुछ निश्चित मौलिक शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन हेतु इस प्रकार के अनुसंधान को संपादन करना होता है, जो औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों परिस्थितियों में संपादित किए जा सकते हैं। जो मौलिक रूप से ही हो उसको भी मौलिक शोध कहा जाता है। जो मौलिक रूप से होता है उसको मौलिक शोध कहा जाता है, और मूलभूत सिद्धांतों पर ये जोर देता है मौलिक शोध। मौलिक शोध के बाद आती है बात व्यवहारिक शोध की, जिसको हम बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। व्यावहारिक, व्यावहारिक, कौन सा? व्यावहारिक। तो व्यावहारिक शोध जो होता है, ये इस अनुसंधान के अंतर्गत किसी समस्या विशेष का समाधान करने वाले तत्व शामिल होते हैं। अर्थात अगर अनुसंधानकर्ता तथ्यों के आधार पर किसी क्रियात्मक समस्या का समाधान करे तो उसे व्यवहारिक शोध कहा जाता है। किसी घटना, परिघटना, कार्य कारण संबंध को निर्धारित करने के साथ साथ उनसे उत्पन्न समस्याओं के बारे में और समस्याओं के समाधान निदान के लिए किया जाने वाला शोध व्यवहारिक शोध कहलाता है। व्यवहारिक शोध का संबंध ज्ञान के व्यवहारिक पक्ष से होता है, जिसका उद्देश्य समस्याओं के समाधान और निदान को करने वाला होता है। तो व्यवहारिक शोध के जो उद्देश्य होते हैं, कहना चाहिए व्यवहारिक शोध का उद्देश्य व्यवहारिक जीवन से संबंध विषयों, समस्याओं के संबंध में सही ज्ञान देना मात्र नहीं है। सामान्यतः यह जो समस्याओं का निदान प्राप्त करने, अन्य घटनाओं परिघटनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने या उनके नियोजन एवं विकास करने में सहायक होता है। तो ये जो शोध है ये निदानात्मक भी होता है और क्रियात्मक भी होता है। अर्थात ऐसा है, किसी घटना समस्या के संदर्भ में वस्तु स्थिति को ज्ञात करना है तो उसमें सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव चेंज के लिए उपचार की संस्तुति करने के लिए किए जाने वाले शोध को निदानात्मक शोध कहते हैं। निदान का अर्थ ही उपचार है। यह क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या होना चाहिए था, जो व्यवहारिक जीवन पर आधारित होता है, व्यवहारिक क्रियाओं पर। तो किसी समस्या का निदान किया जाता है, वो व्यवहारिक शोध। इसमें क्रियात्मक भी हम देख लेते हैं। जब शोध या अनुसंधान उद्देश्य के निष्कर्षों को क्रियात्मक रूप से किसी भावी योजना के से संबंध होता है या नियोजन एवं विकास, उसे क्रियात्मक शोध कहा जाता है। तो इस प्रकार से जैसे किसी मलिन बस्ती, झुग्गी झोपड़ी, स्लम की स्थिति, नियोजन एवं विकास के बारे में अगर हम चर्चा करें तो व्यवहारिक शोध है। जैसे कि नशा मुक्ति पर कार्य करना है, ये व्यवहारिक शोध है। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि जो व्यवहारिक ज्ञान होता है, जो उद्देश्य होते हैं व्यवहारिक उद्देश्य, जो संस्कृति पर, संघर्ष पर और आधुनिकीकरण, सामाजिक समस्याओं, वर्तमान समस्याओं को लेकर के जो होता है वो व्यवहारिक शोध कहलाता है। तो ये परिणाम के आधार पर निश्चित होते हैं ये शोध। तो ये जो शोध है, इन शोधों के बारे में हमें जानना होता है, और ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है। और इसमें हम अगर आमतौर पर देखें तो व्यवहारिक शोध में उन समस्याओं का समाधान, विभिन्न प्रतिक्रियाओं का पता लगाने की दृष्टि से जी आयोजित होता है। जैसे समाज, मनुष्यों के लिए एक अभिनव समाधान,
प्रस्तुत किया जा सके, तो वह व्यवहारिक शोध कहलाता है। और दिन प्रतिदिन की प्रकृति क्या होती है, तो जैसे कैंसर, उदाहरण के लिए हम समझे कैंसर अनुसंधान स्पष्ट रूप से व्यवहारिक शोध है। मलेरिया का इलाज देखना, ये व्यवहारिक शोध है। शोध करना कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जाए, या वर्तमान में हम देखें कि वर्षा कम क्यों हो रही है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि का कारण क्या है, या सूखे का कारण क्या है। तो ये जो ये शोध है, ये सब व्यवहारिक शोध है। ब्लैक होल के आकार पर विवरण करना, सांख्यिकी विवरण पर, ये सब व्यवहारिक शोध। हालांकि ब्रह्मांड में ब्लैक होल आकार के सांख्यिकी वितरण पर शोध व्यवहारिक शोध में नहीं आता। एक वायरस एक कोशिका को कैसे मारता है, इस पर शोध व्यवहारिक शोध है। क्योंकि अंत में एक इंजीनियर वायरस जो कि देखा जाए तो उसकी प्रकृति का अध्ययन करता है, संख्या, सिद्धांत, गोपनीयता की रक्षा के उपयोग के लिए अलग। ये मैं साइंस की दृष्टि से आपको शोध बता रहा हूँ। और इतिहास की दृष्टि से देखें तो जो व्यवहारिक शोध है कि प्राचीन काल की संस्कृति, वर्तमान की संस्कृति पर आधारित जो शोध किए जाएंगे, वह शोध है। पिछली कक्षा में हमने बताया था आपको कि कई देशों की परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, उन प्रथाओं से संबंधित और वर्तमान जीवन की उपादेयता, उपयोगिता पर भी आप शोध कर सकते हैं। अथवा जैसे कि संस्कृत साहित्य में पर्यावरणीय तत्व, या ग्लोबल वार्मिंग, या वृष्टि विज्ञान के तथ्य, ये सब शोध के विषय, ये व्यवहारिक शोध है। जैसे कि वर्तमान में इच्छा मृत्यु, समाधि, समाधि मरण, संथारा, ये व्यवहारिक शोध है। जो कि निरंतर किसी की साधना पद्धति पर शोध करना, योग पद्धति पर शोध करना, ध्यान पद्धति पर शोध करना। जैसे कि मुनि प्रणम्य सागर जी का योग हो गया, आचार्य तुलसी जी का प्रेक्षा ध्यान हो गया, और मुनि प्रमाण सागर जी का भावना योग हो गया। ये जो वर्तमान चल रहे हैं, बाबा रामदेव के जो योगिक प्राणायाम बता रहे हैं, प्रायोगिक बता रहे हैं, उन पर भी आप व्यवहारिक शोध कर सकते हैं। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों पर भी आप शोध संपन्न कर सकते हैं। ये सब व्यवहारिक शोध के अंतर्गत ही आएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ भैया। आ रहा है ना कि व्यवहारिक शोध क्या जी होता भैया है? आ रहा है। हाँ, मतलब बताते जाना आपने, क्योंकि अ, विषय छूटे ना अपना। ठीक है, तो ये व्यवहारिक शोध है। अब इसके अतिरिक्त अगर हम देखें कोई की वर्तमान जीवन की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय या स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की कुछ कृतियां हैं, तो उन्होंने जो गणनाएं दी, उन गणनाओं पर शोध करना भी व्यवहारिक शोध की कोटि में हम उसको रख सकते हैं। कि व्यवहारिक जीवन से संबंधित जितने भी शोध हैं, वह सब व्यवहारिक शोध के अंतर्गत ही आएंगे। जो व्यवहारिक जीवन से संबंध रखते हैं, तो व्यवहारिक जीवन से कई घटनाएं हैं। महिलाओं की मानसिक स्थिति पर भी आप शोध करें, तो वर्तमान जीवन की या वर्तमान की न्याय व्यवस्था पर शोध करें, भारतीय दंड संहिता पर भी आप शोध कर सकते हैं। अपराधों पर, जो अपराध बढ़ रहे हैं, उन अपराध वृत्तियों पर, चाहे वह वेश्यावृत्ति हो, देह व्यापार हो, या फिर नशा हो, अथवा शराब मद्यपान हो, या कहना चाहिए धूम्रपान हो, ये सब, इन पर भी आप शोध कर सकते हैं। अ, आप कृषि के क्षेत्र में शोध करना चाह रहे हैं, तो वर्तमान में जो नए नए प्रकार के बीज आ रहे हैं, उन बीजों पर, या वर्तमान में फसलों में फैलने वाले रोगों पर। एक वृक्ष आयुर्वेद नाम का ग्रंथ है। तो वृक्षायुर्वेद में एक संस्कृत का ग्रंथ है, और इसमें कहना चाहिए वृक्षों में होने वाली बीमारियों से संबंधित उसमें काफी वर्णन दिया गया है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि एक बार आप लोग उस वृक्ष आयुर्वेद को भी, नामक ग्रंथ को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जो भी शोधार्थी, उसमें शोध की अनंत संभावनाएं हैं। वृक्ष आयुर्वेदम में एक अश्व है, अश्व आयुर्वेदम है,
तो उसमें पशुओं की बीमारियों के बारे में भी दिया गया है। तो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड शोध कर रहे हैं तो उनके लिए एक विषय हो सकता है। जो आयुर्वेद पर काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा विषय हो सकता है। एक वैद्यसार नामक ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी का संस्कृत ग्रंथ है, तो उस पर भी आप काम कर सकते हैं। ये व्यवहारिक शोध होंगे जो व्यक्तिगत जीवन से, बीमारियों से, रोग से, औषधियों से रिलेटेड है, उनसे संबंधित है, तो उन पर कर सकते हैं। हाँ, वर्तमान में जैसे जैन मुनियों की आहारचर्या का वैज्ञानिक चिंतन, एक वैज्ञानिक चिंतन, ये भी आप शोध कर सकते हैं। और कहना चाहिए ये व्यवहारिक शोध की दृष्टि से बता रहा हूं मैं आपको, पर उसके परिणाम क्या निकल रहे हैं ये भी हमें देखना है। श्रावकों की चर्या पर आप शोध कर सकते हैं। तो जो उनका नेचर है, प्रकृति है, गुण धर्म है, मूल गुण है, उत्तर गुण है, तो उन पर भी आप शोध कर सकते। जो ये शोध होंगे ये सभी व्यवहारिक शोध होंगे। या फिर देखें अनुष्ठान और अनुष्ठानों की वर्तमान जीवन में उपादेयता, इस पर भी व्यवहारिक शोध आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये व्यवहारिक शोधों की बहुत लंबी श्रृंखला है आगे, क्योंकि विषय बहुत बृहद है और रिसर्च अनंत है। मैं तो मानता हूँ, मैं अपने आप को आज भी शोधार्थी मानता हूँ, और भले ही डिग्री अवार्डेड हो जाएं, लेकिन मानव जीवन में शोध की अनंत संभावनाएं हैं। और व्यक्ति को अपने आप को जीवन भर वह शोध करेगा तो वह शोधार्थी ही है। आप ये रिसर्च कर भी लेंगे तब भी आपकी, आप कोई दूसरा व्यक्ति आएगा आपके रिसर्च पर और रिसर्च कर देगा। तो ये सब बुद्धि, मेधा, प्रज्ञा, शोधात्मक बुद्धि का ही तो प्रभाव है। जो आप जो भी ये शोध होते हैं ये सब वही है, आवश्यकताएं जो होती हैं वही मुख्य रूप से शोध को जन्म देती हैं। ये मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट रिसर्च जो है इस पर अपन ने जाना कि जो परिणाम के आधार पर आधारित होती है। दूसरा भेद है, दूसरा भेद जो है, तो दूसरे भेद में हम अगर देखें तो दूसरा भेद है तर्क के आधार पर। तो तर्क के आधार पर जो शोध होता है, उस शोध के लिए जो चर्चा होती है, उस चर्चा पर हम अगर विचार करें, चिंतन करें कि जो शोध है, उस शोध के लिए अगर हम देखते हैं कि तर्क ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, जो लॉजिकल रिसर्च होती है उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक अवश्य होता है। और लॉजिक, कैसा लॉजिक, किस प्रकार का लॉजिक, ये भी आपको लगाना पड़ता है। तो एक आगमन और एक निगमन, ये भी दो प्रकार का होता है, आगमन और निगमन। तो जो आगमन है वह हमें समझना है, और निगमन प्रणाली जो होती है ये शिक्षा शास्त्र में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। वेदों में भी आगमन निगमन पद्धति का उल्लेख मिलता है कि वेदों में आगमन निगमन जो होता है उस पद्धति को भी जानना अनिवार्य है कि आगमन और निगमन क्या है। तो इस विषय पर हमें परिचर्चा करनी है कि आगमन क्या है और निगमन क्या है। तो आगमन आप किसे कहते हैं, बताएगा कोई आगमन पद्धति क्या हो सकती है? अगर किसी ने पढ़ा हो तो बताएं। बताइए। आगमन और निगमन, बताएं, कोई बता सकता है? सर इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, आगमन और निगमन को? हाँ, देखिए ऐसा है, आगमन को बोलते हैं इंडक्टिव और हम्म। निगमन को बोलते हैं डिडक्टिव। ठीक है। ये इंडक्टिव जो प्रणाली होती है, विधि होती है एक प्रकार से, जहां आगमन के द्वारा विज्ञान के सिद्धांतों, नियमों, यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम विभिन्न अनुभवों के सामान्यीकरण के द्वारा वांछित ज्ञान को प्राप्त करते हैं। किसी भी ज्ञान को सामान्य तरीके से उसको प्राप्त किया जाता है। जैसे कि देखें, जहां विज्ञान के सिद्धांत है, नियमों का निर्माण है, वहीं पर निगमन के द्वारा पहले से बन चुके नियम व सिद्धांत
का उपयोग में लाते हैं। मतलब पहले के नियमों पर ही हम रिसर्च करते हैं। आगमन वह उपागम है जो एक लंबे समय के बाद निष्कर्ष तक पहुंचता है। वहीं पर निगमन एक ऐसा विचार है जो न्यूनतम समय में परिणाम प्रदान करता है। तो ये आगमन प्रणाली है, और लैंग्वेज में ये सबसे ज्यादा प्रयुक्त तो होती है। वैज्ञानिक सिद्धांतों में इसका प्रयोग होता है। सामान्यतः आगमन और निगमन की प्रकृति दोनों की जस्ट अपोजिट होती है। आगमन के द्वारा विज्ञान के सिद्धांत, नियम, निर्माण, उनका प्रयोग किया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है, और इसके सहयोग से विषय वस्तु को स्पष्ट करते हुए नियम तक पहुंचता है और सकारात्मक सूत्रों का सहयोग लेता है। ये आगम उपागम कहलाता है, और इससे ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। आगमन प्रणाली में क्या होता है? ज्ञात से अज्ञात। जो तत्व, जो पदार्थ हमें ज्ञात है, उस ज्ञात से अज्ञात की ओर कौन सी प्रणाली ले जाती है? निगमन प्रणाली। ये गमन आगमन प्रणाली, ठीक है ना। आगमन ज्ञात सिद्धांतों पर ही रिसर्च करती है और उससे अज्ञात की खोज करती है। जैसे कि किसे मालूम था कि कोरोना में इतनी सारी रिसर्च हुई और आखिरकार भारत की ही जो वैक्सीन थी वह सब जगह सप्लाई क्यों की गई? अभी लिम्पी वायरस आया, जो पशुओं में फैला। तो लिम्पी वायरस के लिए ये प्रयोग हुए, और उसमें कुछ नहीं, मात्र 10 रुपए की औषधि में लिम्पी नामक वायरस का निवारण हो गया। ये ज्ञात था हमारे लिए, लेकिन हमारे पास वो बेस उसमें था, सत्ता में था, लेकिन उसका क्या किया? उस पर रिसर्च की गई। इसके अलावा मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ। आयुर्वेद के सिद्धांतों में मैंने पढ़ा है और चूंकि प्रयोग भी किया है। कोरोना के समय में श्वास की बहुत ज्यादा कमी पड़ी, ऑक्सीजन। अब उस ऑक्सीजन की कमी पड़ने के कारण लोग मरने लगे, ये कोरोना वायरस फैलने लगा। अब ऑक्सीजन को जनरेट कैसे किया जाता है? तो ऑक्सीजन की मशीनें भी लगाएंगे, लेकिन उसकी ऑक्सीजन को निर्माण करने की पद्धति हमारे शास्त्रों में पहले से वर्णित है। एक रिसर्च हुई है, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। जो आप अपनी भारतीय संस्कृति में जो हवन की पद्धति है, ये हवन की पद्धति ऑक्सीजन को जनरेट करती है। अब आप कहेंगे सर आप ऐसा कैसे बता? जो भारतीय सिद्धांतों में, भारतीय कर्मकांड में, भारतीय पूजन विधान में, विधि विधान में, प्रतिष्ठा ग्रंथों में जो हवन की विधि वर्णित है, उसके माध्यम से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। किसी को मालूम है कैसे निर्माण होता है? देखिए, अनुभूति आपको मालूम है? समर्पण, शिवनारायण जी? नहीं सर। नहीं मालूम। देखिएगा, जो गाय का शुद्ध घी होता है, गाय के 1 ग्राम शुद्ध घी में कुछ लाख टन, ऐसा कुछ आया है कि 10 लाख टन ऑक्सीजन का निर्माण होता है अगर उसको हम अग्नि के संयोग में समर्पित करते हैं। और जो धूप होती है, जो कि अष्टांगी धूप होती है, जिसमें 8 प्रकार के वनस्पतियों को मिलाया जाता है, जो शास्त्रों में उल्लेख है, जैसे कि छबीला हो गया, कपूर हो गया और नागर मोथा हो गया। ये औषधियां हैं हमारे पास में भारतीय पद्धति में, आयुर्वेद में। इनके साथ में घी, गाय का घी मिलाया जाए तो 1 ग्राम शुद्ध घी से 10 लाख टन ऑक्सीजन जनरेट होती है। अब लोगों ने हवन पद्धति को बंद कर दिया, धुआं लगता है, आंखों में खराब लगता है, जीवों की हिंसा होती है, आदि आदि, जबकि पूर्वाचार्यों ने इस चीज का उल्लेख किया है। तो हवन पद्धति
का जो निषेध कई लोग करने लग गए हैं वो वहां गलत है। इससे 10 लाख टन ऑक्सीजन का निर्माण होता है। दूसरी चीज में हम आपको दूसरा उदाहरण बताएं, कल्याण कारकम नामक ग्रंथ है, ये आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और ऑनलाइन डाउनलोड भी कर लें। उसमें आपको मिलेगा कि कुछ धूप ऐसी होती हैं, उसमें आचार्य उग्रादित्य जी ने वर्णित किया है, लिखा है उन्होंने कि ये औषधियां अगर मिलाई जाए, उन वनस्पतियों को मिलाया जाए, उनको बांट करके एक चूर्ण बनाया जाए और चूर्ण का अग्नि में उसको डाला जाए और उससे मुख के रोग, नासिका रोग, कंठ रोग अपने आप शांत हो जाते हैं। ENT के रोग अपने आप शांत हो जाते हैं, ये मैंने पढ़ा है। तो ये जो आगमन पद्धति है पूर्व सिद्धांतों पर कार्य करती है, उससे शोध हुआ और उससे लोगों ने पाया भी कि मुख के रोग उनके ठीक हो गए। यहाँ तक कि आचार्य उग्रादित्य जी ने तो ये बता दिया कि इसे कैंसर रोग, जो कोशिकाओं में सेल्स में जो प्रॉब्लम्स करते हैं, उसमें भी उग्रादित्याचार्य जी ने रोकने के उसके उपाय बताए। इसके अलावा आंखों में एक रोग होता है मोतियाबिंद। जो मोतियाबिंद नाम का जो रोग होता है, उसमें आंखों पर एक जाली सी पड़ जाती है, धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। आचार्य पूज्यपाद ने वैद्यसार नामक ग्रंथ लिखा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये शोध जो हमने उसको पढ़ करके पाया है और देखा भी है, तो उसमें एक उपाय बताया गया है मोतियाबिंद के लिए कि जो प्रसूता महिलाएं होती हैं, जिनका जिनको संतान की प्राप्ति अभी हुई है, ऐसी प्रसूतिकाओं के दुग्ध की 2 बूंद आंख में डालने पर, ऐसा उसमें लिखा है कि 3 माह या 5 माह तक उस दुग्ध में ऐसा गुण उसमें रह पाया जाता है कि उसके कारण आंख की जो जाली होती है मोतियाबिंद, तो वो भी ठीक हो जाता है। ऐसा आचार्य पूज्यपाद जी ने लिखा है। तो ये जो पूर्व सिद्धांत थे उन पर रिसर्च की और हम उस और वैज्ञानिक उसमें सफल हो गए। तो ये आगमन पद्धति है जो ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाती है। कुछ जटिल सिद्धांत होते हैं, जटिलता को सरल करता है ये आगमन पद्धति, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाती है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर ले जाती है। ये आगमन पद्धति के ही लक्षण हैं, जो कि ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म और विश्लेषण से संश्लेषण तक जो शोध किया जाता है वह आगमन पद्धति, आगमन विधि के द्वारा होता है और वांछित ज्ञान की प्राप्ति कराता है। आगमन भाषा विज्ञान की महत्वपूर्ण विधि होती है, लैंग्वेज में इनका बहुत सा अधिक प्रयोग होता है और इसके एक प्रकार से ये जो विधि होती है एक मनोवैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक विधि है और स्थायी ज्ञान प्रदान करने वाली विधि है। बालकों में तर्क व चिंतन का विकास ये विधि करती है, समस्या समाधान के गुणों का विकास ये विधि करती है, प्रारंभिक कक्षाओं के बालकों के लिए विशेष रुचिकर है। बस समस्या ये है, इसके कुछ दोष भी हैं कि समय इसमें अधिक लगता है। क्या लगता है? समय अधिक लगता है। तो जो आगमन पद्धति है इसमें समय अधिक लगता है। बस थोड़ा ये है, जब समय अधिक लगता है तो लोग उसको छोड़ देते हैं रिसर्च को कि अरे भाई हम पे बन ही नहीं रहा है, हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस का नहीं है। कुछ लोगों के अंदर ये हतोत्साह है उत्पन्न हो जाता है और वो हतोत्साहित होकर के रिसर्च को बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके लिए आगमन पद्धति के लिए एक तो अध्ययन की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है और इसका कोर्स पूरा नहीं हो पाता आगमन पद्धति में, क्योंकि उसमें अलग अलग जो सैंपल प्रयोग किए जाते हैं उन सैंपल्स में क्या करना होता है, उनको बार बार रिसर्च करनी होती है। जो साइंस विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी आगमन पद्धति का प्रयोग होगा, भाषा विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो आयुर्वेद के हैं जो व्यवहारिक उस पर शोध करता है। प्रतिभाशाली जो छात्र हैं
या उच्च कक्षा में के बालकों में ये नीरसता, थोड़ी नीरस लगता है कि यार ये तो बहुत नीरस टॉपिक है, कौन समझे, कौन पढ़े, कौन लिखे, कब क्या होगा, हमें तो सरल सा टॉपिक मिल जाए। जितने पीएचडी करने वाले लोग हैं वो ये सोचते हैं या शोधार्थी हैं, हमें सरल सा टॉपिक, कोई द्रोह कार्य नहीं करना चाहता। तो ये आगमन पद्धति की बात करते हैं। दूसरी बात हम करें निगमन पद्धति की, तो निगमन डिडक्टिव, डिडक्टिव क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति हेतु यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सामान्य से विशेष की ओर जाया जाता है, सामान्य से विशेष की ओर जाया जाता है। किसकी ओर? सामान्य से विशेष की ओर। अब हम इसमें देख रहे हैं कि वहां तो हमने अज्ञात से, अब वो ज्ञात से अज्ञात की ओर था, अब यहाँ इसको निगमन प्रणाली जस्ट अपोजिट है। ये एक शोधार्थी के शिक्षण कार्य में करने से पहले स्थापित किसी नियम सूत्र का उपयोग करते हुए किसी उदाहरणों को कम समय में स्पष्ट तो कर देता है, वह निगमन उपागम है, कम समय लगता है इसका। तो इसमें कह रहे हैं कि निगमन के समय नकारात्मक सूत्र प्रभावित रहते हैं। सबसे बड़ी चीज ये कि अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ती है, मतलब विपरीतता इसमें देखने को मिलती है। वो ज्ञात से अज्ञात की ओर है, और इसके बाद में ये अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ती है। अब जो अज्ञात, पहले अज्ञात पे खर्च रिसर्च करेगा, वो सोचता है कि मैं तो नई खोज करूंगा और जो ज्ञात है उस पर क्या चर्चा करूंगा। तो ये निगमन प्रणाली ऐसी होती है। वो विशिष्ट से सामान्य करती है और ये सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, और ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाती है और संश्लेषण से विश्लेषण की ओर जाती है। तो दोनों में विपरीत है और विपरीतता दोनों विधियों में पाई जाती है, लेकिन शोध तो शोध है, क्योंकि दोनों सोच के शोधार्थी हमें प्राप्त होंगे। कोई कहेगा हम अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ेंगे, कोई कहेगा कि हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएंगे, सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर पहुंचेगा। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो सूक्ष्म होते हैं और सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर बढ़ना होता है, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर बढ़ना पड़ता है। तो अब निगमन विधि के जो गुण है, और इसमें क्या होता है कि इसमें तो पाठ्यक्रम क्योंकि समय कम लेती है तो खर्चीली भी कम है और इसमें व्यय भी कम होता है, और पाठ्यक्रम इसका जो सिलेबस होता है वो समय से वह कार्य हो जाता है, शोध कार्य जो है समय से हो जाता है, और सूत्र या नियमों से व्याकरण का ज्ञान शीघ्रता से हो जाता है। ये सूत्रात्मक होती है, इसके सूत्र जो है, सूत्र और नियम होते हैं, ये उसके माध्यम से कहना चाहिए उसको शीघ्रता से इसको ग्रहण कर लेते हैं। समस्या समाधान में इसमें खर्च कम होता है, मैं पहले बता चुका हूँ, और ये शोधार्थियों को रुचिकर विधि भी लगती है कि जैसा हो कम समय में हो जाए, जितने जल्दी हो जाए हो जाए, क्योंकि आजकल का जो जमाना है ना वो बहुत जल्दी उद्देश्य की पूर्ति करने में अग्रसर अग्रणी समय चल रहा है ये। तो ये है। अब इसके दोष क्या है, ये उतने मनोवैज्ञानिक तरीके से काम नहीं हो पाता है इसमें, मनोवैज्ञानिक विधि है और इसका ज्ञान जो है अस्थायी हो जाता है, और रटने के इसमें क्या होता है, रटंत विद्या चलती है, जो रटे रटाए सिद्धांत होते हैं उनको लिखना पड़ता है, और प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होती, हायर एजुकेशन के लिए उपयोग होती है। अब मुख्य रूप से हम जाने कि आगमन विधि में किस प्रकार के शिक्षण सूत्र, शोध सूत्र लगाए जा सकते हैं, किस प्रकार के, तो बोले इसमें सकारात्मक प्रकार के। निगमन विधि में किस प्रकार के लगेंगे, तो बोले नकारात्मक प्रकार के। और उदाहरण से नियम की तरफ किस विधि में पढ़ाया जा सकता है, तो बोले आगमन विधि में। नियम से उदाहरण की ओर पर बढ़ाया जाता है निगमन विधि में। तो इस प्रकार से चाहे वह व्यक्तित्व हो, व्यक्ति के बारे में जो शोध करना है, तो उस विषय में हमने ये चीज जानी। तो आज हमने अनुसंधान के टाइप्स में दो चीजें समझी, एक तो परिणाम के आधार पर शोध और दूसरा तर्क के आधार पर शोध। तो परिणाम के आधार पर जो शोध समझे हमने, बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च, व्यवहारिक अनुसंधान और मौलिक अनुसंधान।
तो हमने जाना कि व्यवहारिक अनुसंधान क्या होता है और मौलिक अनुसंधान क्या होता है। तो व्यवहारिक अनुसंधान के विषय में हमने जो हमारे जीवन में जो व्यवहारिक जीवन में घटित घटनाएं हैं, व्यवहारिक जीवन में चल रहा है या व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, अ, उस क्षेत्र में, उस फील्ड में रिसर्च करना व्यवहारिक शोध होता है। और जो प्राथमिक शोध होता है, प्राइमरी, जिसको हम प्राइमरी रिसर्च कहते हैं, तो प्राइमरी में क्या करते हैं, मौलिक है वो। प्राइमरी रिसर्च है जिसमें सिद्धांत, अवधारणाओं को विकसित किया जाता है, और एकेडमिक व्यू से ये बहुत अच्छा शोध माना जाता है। तो अब तर्क के आधार पर आपने आगमन पद्धति और निगमन पद्धति को हमने जाना। तो अब आप लोग बताएं कि मौलिक शोध क्या होता है। आप लोगों से पूछ रहा हूं, मौलिक शोध में क्या समझ में आया आप लोगों को? और मौलिक शोध तथ्यों के आधार पर होता है। यह इसमें नियम, उपनियम, सामान्यीकरण के आधार पर किया जाता है। अच्छा, और व्यवहारिक अनुसंधान क्या होता है? व्यवहारिक अनुसंधान वह है जिसमें समस्याओं का समाधान किया जाता है। घटना, परिघटना, कार्य कारण संबंध या कोई समस्या के निदान के लिए, उपचार के लिए या ज्ञान के उद्देश्य के लिए इसे उपयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया। दूसरा कोई और बताए जो उपस्थित है इसमें? बोलिए। दोनों बताऊं? हाँ बताइए, आगमन निगमन जो बता बेसिक दीजिए। रिसर्च बताइए, बेसिक रिसर्च बताएं। बेसिक रिसर्च में हम थ्योरेटिकल जो चीजें होती हैं उसको पढ़ के उसको यूनिवर्सल करते हैं, मतलब जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। और जो अप्लाइड रिसर्च होती है उसको जो हमारे प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स हैं जो उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया। और अप्लाइड रिसर्च जो होती है, जो व्यवहारिक रिसर्च, जिसको व्यवहारिक शोध कहते हैं। हाँ वही, वो कि जो कोई कोई अपने व्यवहारिक जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम, उनका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि व्यवहारिक जीवन है, व्यवहारिक क्षेत्र है, व्यवहारिक घटनाएं हैं, ये। अच्छा, आगमन जो पद्धति है, या आगमन जो कहना चाहिए इंडक्टिव रिसर्च है, वो क्या है? इंडक्टिव आगमन विधि, वो ज्ञात से अज्ञात की ओर है कि अज्ञात से ज्ञात की ओर? वो जनरल टू स्पेसिफिक। जैसे मैंने कौन कौन से उदाहरण दिए थे? सामान्य से विशेष की ओर। हम्म सामान्य से विशेष की ओर देखो, आगमन। आगमन जो होता है, ये ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, और विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर होता है। एक को याद करोगे और वो विधि आपको याद हो जाएगी। मैंने बताया था ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो ज्ञात होता है उन सिद्धांतों को हम क्या करते हैं, उन सिद्धांतों की ओर बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताई थी कि जो हवन की पद्धति है, हवन की